नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के छठे चैप्टर शहर एवं शहरीकरण से संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, शहर एवं शहरीकरण वाले चैप्टर से संबंधित मैंने इस वीडियो में टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है और यह वीडियो शहर एवं शहरीकरण वाले चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वाला वीडियो है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके आगे भी इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और वीडियो आएंगे, तभी जाकर आपका जो 6 चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, शहरीकरण का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। शहरीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, गांव का शहर के रूप में परिवर्तित हो जाना। किसी गांव या किसी कस्बे का शहर के रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ही शहरीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर बाबू हमारे पास ऑप्शन है, किसी शहर का गांव में बदलना बिल्कुल नहीं होगा। किसी गांव का शहर के रूप में विकसित होना, तो बाबू यही होगा। पहला का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता चुका है कि शहरीकरण की जो परिभाषा है वो क्या होती है। शहरीकरण की परिभाषा होती है किसी गांव या कस्बे का शहर के रूप में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, शहरीकरण की परिभाषा किसी गांव या कस्बे का शहर के रूप में परिवर्तित हो जाना ही शहरीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप सभी को पता होगा बाबू कि आज जो भी आप शहर देख रहे हैं, ये कुछ साल पहले, आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये भी एक गाँव ही थे। चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, चाहे आप पटना ले लीजिए, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, सासाराम ले लीजिए, कोई भी आप शहर ले लीजिए, वो बाबू सैकड़ों वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले बाबू वो कहीं ना कहीं एक गांव ही थे। और उतने वर्षों के बाद बाबू ये जाकर गांव से शहर के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं कि शहरीकरण का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो क्या होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बाबू कि शहरीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, बहुत ही दीर्घकालिक होती है। एक गांव का शहर में बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही लंबा समय लगता है, तब जाकर कोई एक गांव शहर के रूप में परिवर्तित हो पाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है, गांव की तुलना में शहर में कौन सी सुविधा अधिक उन्नत होती है। आपके ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर प्राकृतिक वातावरण। आप बताइए कि दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं शहर में होते हैं वे सुविधाएं आपको बिल्कुल भी गांव में नहीं मिलेंगे। गांव में कृषि मिल सकता है, खेती मिल सकता है, पशुपालन मिल सकता है, और साथ ही वहाँ पर शुद्ध वातावरण भी आपको मिल सकता है, शांति भी वहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाए, गांवों में मिल जाए, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर बाबू किसी को उपचार कराना हो या किसी की अगर हालत गंभीर हो तो उन्हें उपचार कराने के लिए, उन्हें अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गांव से शहर ही जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए उन्हें अपने गांव को छोड़कर शहर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े व्यवसाय और बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वो शहर में ही चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होते हैं वो आपको शहर में ही मिलती हैं। बड़े बड़े जो भी आप
आप हॉस्पिटल देखते हैं, बड़े बड़े जो भी आप मेडिकल देखते हैं, ये मेडिकल और हॉस्पिटल बाबू शहर में ही मिलते हैं, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग उस मेडिकल में, उस हॉस्पिटल में अपना उपचार कराने के लिए आते हैं। अगर गांव में मेडिकल की सुविधा रहेगी, अगर गांव में हॉस्पिटल रहेंगे तो वो हॉस्पिटल बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि गांव शहर की तुलना में कम आबादी वाला क्षेत्र होता है। गांव शहर की तुलना में अविकसित क्षेत्र होता है, बिल्कुल भी विकसित क्षेत्र नहीं होता। तो याद रखेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी होती है कहां पर? तो गांव में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर किसी को बुखार लगा है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उन्हें अपना उपचार कराने के लिए, उन्हें अपने आप को दिखवाने के लिए शहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है गांव में मुख्य आजीविका क्या होती है? तो आप सभी को पता है बाबू कि गांव में जो मुख्य आजीविका होती है, जो जीविकोपार्जन का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कृषि। तो राइट आंसर 3 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कृषि यानी कि खेती। ठीक है, जिनके पास खेत है वो खेती करते हैं और जिनके पास खेत नहीं है वो पशुओं को पालते हैं, जैसे कि भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है बाबू कि जिनके पास खेत है वो पशुपालन नहीं करते, जिनके पास खेत है वो भी पशुपालन करते हैं। ठीक है, यानी कि गांव में जीविका का जो आधार है वो खेती और पशुपालन दोनों ही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप सोचिएगा कि गांव में हम व्यापार कर लें, गांव में हम वस्तुओं का उत्पादन कर लें, गांव में हम शिक्षा प्राप्त कर लें या फिर शिक्षा दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप गांव में कोचिंग भी खोलते हैं तो कोचिंग आपका बहुत ही कम बच्चों से चलेगा, ज़्यादा बच्चे बिल्कुल भी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव में बच्चों की संख्या भी कम ही होती है, क्योंकि गांव में कम आबादी वाला क्षेत्र बाबू उसमें निवास करता है। ठीक है, तो गांव में मुख्य आजीविका जो होती है वो होती है खेती और पशुपालन। खेती करके और पशुओं को पाल करके वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, और खेती के कारण ही बाबू, कृषि के कारण ही जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री या कंपनी होती है वो संचालित हो पाती है। शहरों का जो सौंदर्यकरण है वो बाबू खेती के कारण ही है। अगर खेती ना हो, अगर कृषि से बिल्कुल भी फसलों का उत्पादन ना हो तो शहर बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि शहर में जो वस्तुएं बिकती है वो कृषि उत्पादित ही बिकती है। कृषि उत्पादित जो वस्तुएं होती है वे वस्तुएं ही शहरों में बिकती है उचित दामों पर। ठीक है, महंगे दामों पर। तो सही आंसर आप लोगों का 3 का डी होगा, याद रखेंगे। अगर बाबू कृषि होना बंद हो जाएगा, अगर फसलों का उत्पादन गांव में बंद हो जाएगा तो शहरों में किसी व्यापार का चल पाना असंभव हो जाएगा, व्यापार बिल्कुल भी संचालित नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है शहर किसके प्रभाव क्षेत्र के रूप में माना जाता है? बताइए तो, शहर किसके प्रभाव क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो याद रखेंगे धार्मिक व्यक्ति के, धार्मिक नहीं आधुनिक व्यक्ति के, धार्मिक नेता इसमें दिया है आधुनिक व्यक्ति। 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक व्यक्ति के। जैसे जैसे बच्चे आधुनिक होते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति आधुनिक रूप में ढलते जाते हैं, वैसे वैसे जो गांव होता है वो भी धीरे धीरे आधुनिक क्षेत्र में चला आता है, आधुनिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें 20 साल पहले की पीढ़ी का, ठीक है, गांव में बाबू 20 साल पहले की जो पीढ़ी थी वो बाबू एक सामान्य पीढ़ी थी। कहने का मतलब वो बिल्कुल भी चाक चुक में नहीं रहते थे, वो मिट्टी के घरों में भी रह लेते हैं थे और साथ ही वो बाबू सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन उन्हीं की जो आने वाली पीढ़ी है वो चाक चुक पसंद करती है, वो चाहती है कि हम थोड़ा सा अपना घर को स्टाइलिश बनवाएं, हम थोड़ा सा अपना पहनावा स्टाइलिश रखें, हम अपने घर को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बनवाएं ताकि हमारा जो घर है वो शहरों में बनने वाले घरों की जैसा दिखाई दे। ठीक है, गाँव के जो आजकल की पीढ़ियाँ है जो पैसे कमाती है, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं जो पैसे कमाते हैं अच्छे शहरों में और उनका घर अगर गाँव में है और सोचते हैं कि हम गांव में ही अपना घर बनाएं, तो बाबू वो अपना घर कैसा बनाते हैं? वो अपना घर बनाते हैं शहर में जो घर बना है वैसा, मतलब शहर में जैसा घर लोग बनवाते हैं वैसा ही घर वो अपने गांव में भी बनवाते हैं। तो जब एक व्यक्ति अगर गांव में अगर एक व्यक्ति बाबू मॉडर्न घर बनवा लेता है तो उस घर को देखकर उस गांव में रहने वाले बाकी के जो नई पीढ़ियां
होती है वो सोचती है कि हम भी क्यों ना ऐसा ही घर बनाएं, हम क्यों मिट्टी के घर में रहें, हम क्यों छोटे मोटे झोपड़ी या फिर छोटे मोटे जो मिट्टी वाला जो घर है हम उसमें रहें। हमारे पास अगर पैसा है, ठीक है, अगर उनके पास पैसा है तो वो क्या करेंगे, अपने मिट्टी वाले घर को तोड़वा कर उसके जैसा ही घर बना लेंगे। जैसे जैसे बाबू गाँव में आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे गाँव धीरे धीरे दोस्तों गाँव से शहर रूप में परिवर्तित होते जाएगा, वैसे वैसे गाँव का जो स्वरूप है वो शहर के रूप में बदल जाएगा। क्योंकि जब घर बढ़ेंगे गाँव में, जब घर बढ़ेंगे तो इसका मतलब है बाबू कि गाँव में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, गांव में जब घर बढ़ेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी दूसरे क्षेत्र से भी लोग उस गांव में आकर बसेंगे। ऐसा नहीं है कि उस गांव में केवल स्थानीय लोग ही हैं। अगर गांव का विस्तार हो रहा है, अगर गांव का फैलाव हो रहा है, अगर गांव में बाबू घर बन रहा है उचित पैमाने पर, अधिक मात्रा में अगर घर बन रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी अन्य क्षेत्र से लोग आकर उस गाँव में बस रहे हैं। और जब उस गाँव में बस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल वो गाँव क्या होगा, आज नहीं तो कल वो गांव बाबू शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। क्योंकि गांव में जब बाबू घर बढ़ेंगे तो घर बढ़ने के साथ वहां की जो आबादी होगी वो भी बढ़ेगी, और जब आबादी बढ़ेगी तो जो सुविधा शहरों में मिलती है वही सुविधा अब गांवों में भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे वहां पर दुकान खोलना शुरू कर देंगे, और जब आबादी बाबू गांव में अधिक हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उस दुकान से वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि वो छोटे मोटे वस्तु को खरीदने के लिए बिल्कुल भी शहर नहीं जाएंगे, शहर में जाकर बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि जो वस्तुएं, जो प्रोडक्ट है उन्हें शहर में मिलेगा, वही प्रोडक्ट अगर गांव में मिल जा रहा है तो वो बाबू शहर क्यों जाएंगे, आप ही बताइए। तो गांव के दुकान से वो क्या करेंगे, खरीद लेंगे। और जब गांव में वो दुकान ज्यादा चलने लग जाएगी, ज्यादा दुकान पर बाबू वहां पर ग्राहक आ जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो वहां के जो भी गांव में रहने वाले व्यापारी होंगे वो सोचेंगे कि मैं भी क्यों ना ऐसा ही एक दुकान खोल लूं, ठीक है, मैं भी क्यों ना ऐसा ही एक दुकान खोल लूं। तो ऐसे ऐसे दुकानों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि उसी गांव में कपड़े के भी दुकान मिलेंगे, गहने के भी दुकान मिलेंगे, और स्कूल भी मिलेंगे, कोचिंग भी मिलेंगे, और इसी प्रकार से बाबू स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उस गांव में देखने को मिलेंगे। और वो गांव गांव नहीं रह पाएगा बल्कि वो एक शहर के रूप में विकसित हो जाएगा। लेकिन गांव का शहर में बदलना बाबू एक बिल्कुल भी लघु प्रक्रिया नहीं है बल्कि बृहत प्रक्रिया है। कई पीढ़ियों के बाद, ठीक है, कई पीढ़ियों के बाद बाबू जो गांव होता है वो शहर के रूप में परिवर्तित हो पाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो शहरीकरण की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी लघु प्रक्रिया नहीं है बल्कि दीर्घकालिक प्रक्रिया है। पटना को बाबू पटना बनने में, पाटलिपुत्र से पटना को पटना बनने में बाबू बहुत ही एक लंबा प्रक्रिया लगा था, तब जाकर आज पटना है, बिहार का एक शिखर है। समझ रहे हैं ना। ठीक इसी प्रकार से आप रांची को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, इसी प्रकार से आप बाबू दिल्ली को ले लीजिए, आगरा को ले लीजिए। ये सब एक समय क्या थे, ये सब के सब एक समय गाँव ही थे, सबके सब एक समय ग्रामीण क्षेत्र ही थे। लेकिन आज के इस क्षेत्र में, आज के इस समय में बाबू वो एक शहर हो चुके हैं, क्योंकि उन गांवों में काफी लोगों की संख्या बढ़ गई है, आबादी काफी घनी हो गई है, और घनी आबादी होने के कारण वहीं पर अब सुख सुविधाएं सारी उपलब्ध हो चुकी है। इसीलिए वो सारे के सारे गांव किस रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, तो बाबू वो सारे के सारे जो गांव हैं वो शहर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो याद रखेंगे बाबू, गांव को शहर में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है शहरीकरण। और शहरीकरण बनाने में किसका योगदान होता है, तो आधुनिक व्यक्ति का। किसका, आधुनिक व्यक्ति का। ठीक है, जैसे कि मानकर चलते हैं गांव में नई पीढ़ी के पहले की जो पीढ़ी है, ठीक है, अगर बाबू गांव में अगर लड़के के जो पिताजी हैं और उनके जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया है कि साइकिल पर अपना गुजारा कर लिया है। साइकिल चलाकर वो गांव से शहर जाते थे, साइकिल चलाकर छोटे मोटे जगहों पर जाते थे व्यापार करने के लिए, मतलब हर एक काम के लिए बाबू वो साइकिल ही लेकर जाते थे। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में, आज के इस आधुनिक समय में उनके जो बच्चे हैं वो साइकिल चलाना पसंद नहीं करेंगे बल्कि वो बाइक चलाना पसंद करेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने पिताजी से बाइक खरीदवा लेंगे, या फिर अगर उनके बच्चे कमाते होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने घर में एक बाइक किनकर ले आ देंगे। तो जब गांव में एक बाइक आ जाएगा तो उसे देखकर बाकी के गांव के जो लोग होंगे, बाकी के गांव के जो भी आधुनिक व्यक्ति होंगे,
ठीक है, वो भी क्या करेंगे, वो भी बाइक खरीदना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार से देखते देखते गांव के हर एक घर में ही आपको बाइक दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से बाबू आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है इसमें, ऐसे ही आप लोग समझ कर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला गया है शहर व्यक्ति को क्या प्रदान करता है, बताइए तो शहर व्यक्ति को क्या प्रदान करता है। तो याद रखेंगे अंतहीन संभावनाएं, अंतहीन संभावनाएं, नहीं नहीं, अंतहीन संभावनाएं, हाँ यही होगा बाबू, अंतहीन संभावनाएं, अंतहीन संभावनाएं। शहर व्यक्ति को अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। वहां पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल सकता है। अगर आप वहां पर रोजगार भी करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी वहां पर रोजगार कर सकते हैं। आपका रोजगार वहां पर सफल हो सकता है। कहां पर, तो शहर में। ठीक है, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि शहर में हर प्रकार की संभावनाएं है, हर प्रकार की संभावनाएं है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर संभावनाओं का बिल्कुल भी अंत नहीं है, वहां पर अंतहीन संभावनाएं हैं। आप अगर बाबू शहर में टेम्पू भी चलाइएगा, रिक्शा भी चलाइएगा, या छोटा मोटा अगर आप स्टॉल भी खोल लीजिएगा खाना उना का, तो भी आपका चलेगा। अगर आप पान का गुमटी भी खोल लेते हैं वो भी आपका चलेगा। अगर आप शहर में कोई भी छोटा मोटा अगर आप उद्योग कर लेते हैं तो वो भी चलेगा। छोटा कीजिए, बड़ा चलिए, बड़ा कीजिए, आपका जो बिजनेस है वो चलना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस शहर में तेजी से भागेगा, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, नए नए लोग होते हैं, कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं जाते हैं। शहरों में नए नए लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो लोग क्या करेंगे, आपकी दुकान पर जरूर विजिट करेंगे। आपकी दुकान पर खाने के लिए, आप अगर खाना बेचिएगा तो खाने के लिए जरूर आएंगे, प्रोडक्ट बेचिएगा, कोई वस्तु बेचिएगा तो उसे भी खरीदने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, बस आपके प्रोडक्ट बाबू खरीदने लायक हो, वो सुंदर हो, वो अच्छे हो, ठीक है, तो चल पाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं 6 नंबर में। इसमें बोला गया है प्राचीन काल में शहरों की स्थापना किस आधार पर होती थी। तो याद रखेंगे बाबू, प्राचीन काल में शहरों की जो स्थापना होती थी वो होती थी व्यापार और धर्म के आधार पर। किसके आधार पर, व्यापार और धर्म के आधार पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन काल में शहरों की स्थापना व्यापार और धर्म के आधार पर होती थी। अगर कोई शहर हिंदू धर्म से संबंधित है तो उस शहर में केवल और केवल हिंदू धर्म से संबंधित लोग ही रहते थे और वे अपना व्यापार करते थे। उस शहर में किसी भी अन्य धर्म के लोगों को रहने दिया नहीं जाता था। तो पहले जो भी बाबू शहर बसते थे प्राचीन काल में, वो बसते थे व्यापार और धर्म के आधार पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए आते हैं 7 नंबर के सवाल पर। इसमें कहा गया है धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते थे। धार्मिक स्थल नगर जैसे कि हमारा वाराणसी हो जाएगा, जैसे कि हमारा बाबू अमृतसर हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब बाबू धार्मिक स्थल है हमारा। इसी प्रकार से मथुरा हो जाएगा, इसी प्रकार से बाबू आप ले लीजिएगा वृंदावन को। ये सारे सारे क्या है, ये सारे सारे धार्मिक स्थल हैं। आप प्रयागराज को भी ले सकते हैं, आप जो उज्जैन है उसे भी आप ले सकते हैं। ये सभी के सभी नगर धार्मिक स्थल नगर है। और पूछा गया है कि धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मुन्ना, भक्तों को आकर्षित कर नगर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते थे। देखिए जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर धर्म से संबंधित मंदिर होते हैं। जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल वाले जो भी नगर होते हैं बाबू, वहाँ पर धर्म से संबंधित मंदिर होते हैं, धर्म से संबंधित देवी देवता होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर ले लें बनारस का, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि वाराणसी को, बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है। लोग बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक संख्या में बनारस में आते हैं बनारस के मंदिरों को देखने के लिए, बनारस के धार्मिक क्षेत्र को बाबू समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे देश विदेश से जो लोग होते हैं, भारत के आसपास के क्षेत्रों से जो लोग होते हैं वो बनारस आते हैं। क्या करने के लिए, तो बनारस के धार्मिक स्वरूप को समझने के लिए, बनारस के जो धार्मिक क्षेत्र है उसे देखने के लिए, वहाँ के मंदिरों को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। तो इनके आने से क्या होता है कि उस नगर की अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, मजबूत होती है बाबू। जब अलग क्षेत्रों से लोग बनारस में आएंगे या फिर धार्मिक स्थल वाले नगर में आएंगे तो उस नगर में जो भी व्यापारी होंगे उनका व्यापार क्या होगा, उनका व्यापार सुदृढ़ होगा। सुदृढ़ इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई प्रवासी व्यक्ति है तो वो रुकने के लिए रूम तो लेगा ही,
रुकने के लिए रूम लेगा ना जी, आप ही बताइए। तो जो भी बाबू खोला होगा, अगर जो भी रूम देने वाला व्यक्ति अगर बाबू कोई अगर घर बनाया होगा, उसको क्या तो कहा जाता है, उसको रूम देने वाला शायद रूम रेंट पर अगर कोई भी रूम अगर देता है, होटल वोटल खोला होगा, ठीक है, अगर रेंट पर व्यक्ति को रूम देगा तो उसका व्यापार चलेगा, अच्छा व्यापार चलेगा। अब नगर में जिसका घर है वो तो होटल में जाएगा नहीं रहने के लिए, नगर में जिसका अपना घर है वो तो जाएगा नहीं होटल में रहने के लिए, आप ही बताइए जाएगा नहीं जाएगा। होटल में वही व्यक्ति जाएगा जिसका घर बाबू नगर में नहीं है, वो दूसरे नगर से आया है, दूसरे देश से आया है। तो जब वो होटल में जाएगा रहने के लिए तो होटल वालों को बाबू अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा उन्हें फायदा होगा। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले लेंगे यातायात की सुविधा का। बहुत सारे बाबू ऐसे होते हैं छोटे मोटे व्यक्ति, बहुत सारे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर बाबू लेकर चलेंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे व्यापार हैं जिसमें क्या होता है कि रिक्शा चलाया जाता है, टेम्पू चलाया जाता है। तो टेम्पू वाले को, रिक्शा वाले को भी काफ़ी मुनाफा मिलता है। मुनाफा इसलिए बाबू मिलता है क्योंकि जो विदेशी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मंदिरों को देखने के लिए क्या करते हैं, टेम्पू की सहारा लेते हैं, रिक्शा का सहारा लेते हैं। तो रिक्शा वालों को भी काफ़ी अच्छा खासा बाबू फायदा हो जाता है। चाय पिएंगे तो चाय वालों को काफ़ी अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। कपड़ा अगर बेचा रहा है बनारस में तो बाबू वहाँ से अगर जो भी विदेशी होंगे या फिर आसपास के हमारे भारत देश के आसपास के नगरों से, आसपास के राज्यों से आने वाले जो लोग होंगे, अगर बनारस में साड़ी खरीदेंगे या वस्त्र खरीदेंगे तो कपड़े वालों को, जितने भी कपड़ा वाले व्यापारी हैं, उन्हें भी काफ़ी मुनाफा होगा। तो आप समझ सकते हैं मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे नगर से आने वाले लोग अगर बाबू बनारस में या फिर धार्मिक स्थल वाले नगर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार बाबू कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। चाहे वो बाबू पहनने वाला चीज़ हो, चाहे वो खाने वाला चीज़ हो, चाहे वो बाबू रहने वाला चीज़ हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो वो खरीदेंगे। और खरीदने के लिए क्या करेंगे, खरीदने के लिए मुन्ना पैसे देंगे। और ये पैसे किसके पास जाएगा, ये पैसे वहाँ के स्थानीय व्यापारियों के पास जाएगा और इससे उस नगर की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ होगी, उनकी रोजगार का बराबर क्या होगा बाबू, चलते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बाबू कि धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूत करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग मर जाते हैं, जो देहांत हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और जो स्थल, जो नगर बाबू धर्म से संबंधित रहता है, काफ़ी मान्यता वाला नगर रहता है, जैसे कि बनारस है, तो बनारस को काफ़ी दोस्तों मान्यता दिया जाता है कि अगर वहाँ पर किसी मृत व्यक्ति का शरीर अगर वहाँ पर जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, या फिर उसके अपराधों को भगवान क्षमा करके उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब मान्यता लोगों के बीच है। तो लोग क्या करते हैं, जो भी उनके परिजन बाबू, उनके जो भी परिजन मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने नगर में नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं उनका अंतिम संस्कार करते हैं, बल्कि बनारस में जाकर ही अंतिम संस्कार करते हैं। तो बनारस में जब जाकर अंतिम संस्कार करेंगे तो वहाँ के जो भी छोटे मोटे बाबू जो भी होंगे, जो आग लगाते नहीं होता है, छोटे मोटे जात के लोग, जो जैसे कि नहीं कहा जाता है कि जो छोटे मोटे होते हैं, जिसको कहा जाता है कि डोम उम आग लगाता है। ठीक है, तो जो भी डोम उम होते हैं उनको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। और वहाँ बहुत सारे बाबू पंडित भी होते हैं, पंडित ब्राह्मण भी होते हैं, जो कि श्राद्ध करते हैं, पंडित ब्राह्मण। तो पंडित ब्राह्मणों को भी अच्छा खासा आय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से लोग पिंड दान करते हैं, लोग बहुत प्रकार की पूजा करते हैं अपने मृत के अंतिम संस्कार के लिए और उनके मुक्ति के लिए। तो जब पूजा पाठ करते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो पैसा जरूर देंगे। तो इससे भी क्या होता है बाबू, इससे वहाँ के पंडितों को, वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इसी प्रकार से आप बाबू बोलबम को ले लीजिए, ठीक है, आप बैजनाथ धाम को ले लीजिए, वैष्णो देवी धाम को ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल नगर हैं जो कि धार्मिक स्थल होने के कारण ही, धार्मिक तीर्थ यात्रा से संबंधित होने के कारण ही वहाँ के व्यापारियों को काफ़ी सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक है, उस नगर की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं बाबू। इसमें कहा गया है मध्यकालीन सामंती व्यवस्था किस शताब्दी तक बनी रही। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था बाबू किस शताब्दी तक बनी रही, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारा होगा 16वीं शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक बनी रही। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आप सभी याद रखेंगे। 9 नंबर के सवाल में कहा गया है नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना किस प्रवृत्ति से
प्रेरित थी? धार्मिक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति या फिर सामंती प्रवृत्ति? तो 9 का राइट आंसर हमारा होगा जिज्ञासु प्रवृत्ति। नई सामाजिक एवं राजनीतिक जो संरचना है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। तो मैंने आप लोगों को बताइए दिया जिज्ञासा ही बाबू सब कुछ कराता है। ठीक है, आपके मन में जिज्ञासा आया कि हम बाइक लेंगे, तो आपके बाइक लेने से बाबू आपको देखकर जो भी लड़के होंगे वो भी क्या करेंगे, बाइक खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि गांव में बाबू, इससे पता चलेगा कि आपके गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास बाइक ना हो। इसका मतलब यही हुआ कि गांव क्या है, गांव एक सामान्य गांव नहीं है बल्कि एक असामान्य गांव है। ठीक है, मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, वो पूंजीपति लोग हैं। क्योंकि बाइक कार ये जो लोग खरीदेंगे वो तो बाबू निर्धन लोग तो नहीं खरीदेंगे, पैसे वाले ही खरीदेंगे। और जिनके पास पैसा होगा वो क्या करेंगे, अच्छा खासा घर भी बना लेंगे। यानी उनके अंदर कई प्रकार की जिज्ञासाएं जागृत होंगी और अपने इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण क्या करेंगे, अपनी इसी जिज्ञासा कारण क्या करेंगे कि नए नए प्रकार के जो भी शहर में होते हैं, जो भी नया व्यापार खुलता है, नया जो भी घर बनता है, नया जो भी वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट होता है, वही बिजनेस और व्यापार गांव में भी शुरू कर देंगे। और इस प्रकार से गांव धीरे 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 शहर के रूप में परिवर्तित होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर की बात करते हैं। इसमें कहा गया है मध्यकाल में किस प्रकार के शहरों का निर्माण हुआ? मध्यकाल की बात किया जा रहा है। तो बाबू 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा यहाँ पर सही आंसर किलेबंद शहर का। मध्यकाल में जो शहर होते थे वो किलेबंद शहर होते थे, क्योंकि उस समय बाबू शहर पर किसका अधिकार होता था? तो राजा का अधिकार होता था। जिस शहर में जो राजा बाबू शासन करता था, जिस शहर पर जिस राजा का अधिकार वहाँ पर होता था, वहाँ की जनता पर उसका अधिकार होता था, वो क्या करता था कि अपने क्षेत्र के चारों ओर किला लगवा देता था, अपने क्षेत्र के चारों ओर बाउंड्री लगवा देता था, जिससे पता चलता था कि उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। कोई भी दूसरा राजा उसके क्षेत्र में आकर घुस न जाए, कोई भी चोर, कोई भी अपराधी उसके क्षेत्र में घुस न जाए, उसके क्षेत्र में घुसकर कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे, किसी को कुछ बाबू हानि ना पहुंचा दे। इसीलिए राजा क्या करते थे कि जिस नगर में या जिस गांव में बाबू वो रहते थे, उस गांव के चारों ओर वो बाउंड्री मरवा देते थे। ठीक है, यानी कि किला मरवा देते थे। तो इसी को कहा जाता है किला बंद शहर। तो याद रखेंगे मध्यकाल में जो शहर होते थे वो होते थे किले बंद वाले। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्यों होते थे मैंने आपको बताया। 11 नंबर सवाल है मुन्ना, आधुनिकता और नगरीय जीवन को किसके रूप में देखा गया है? तो याद रखेंगे बाबू पूरक के रूप में। किसके रूप में? पूरक के रूप में। 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आधुनिकता और नगरीय जीवन को पूरक के रूप में देखा गया है, क्योंकि आधुनिकता और नगरीय जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बाबू किसी गांव में धीरे धीरे आधुनिकता चली आएंगी, धीरे धीरे वहां पर आधुनिकता देखने को मिलेगा, तो वो बाबू जो गांव है वो नगर में बदल जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिकता और नगरीय जीवन एक दूसरे के क्या है? तो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, 12 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है किन स्थानों पर अधिकतर शहर बसते थे? तो याद रखेंगे बाबू मुख्य व्यापार मार्ग और बंदरगाहों के किनारे, इन्हीं स्थानों पर जो शहर थे वो बसा करते थे। तो राइट आंसर 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे मुख्य व्यापार मार्ग और बंदरगाहों के किनारे ही शहर बसा करते थे, ताकि उन्हें व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो, व्यापार करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बाबू आपका गांव शहर से काफी दूर है, शहर से काफी अलग है, आपके गांव के दाएं बाएं कोई भी शहर नहीं पड़ता, आपका गांव एक ऐसे स्थान पर है जहां दूर दूर तक किसी भी शहर का कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक केवल और केवल गांव ही गांव है, वो गांव कभी भी शहर में विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसके आसपास के गांव शहर में विकसित नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई गांव है और उसके आसपास बाबू नगर हैं तो वो गांव शहर के रूप में विकसित हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बाबू वहां का जो भी अर्थव्यवस्था होगी वो मजबूत होती जाएगी और वहाँ के लोगों का जो जीवन होगा वो नगरीय के रूप में बदलता चला जाएगा। तो याद रखेंगे
जहाँ पर बाबू गांव मुख्य व्यापार मार्ग और बंदरगाहों के किनारे पर होते हैं वो गांव शहर में बस जाते हैं, शहर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि किन स्थानों पर अधिकतर शहर बसते थे, तो मुख्य व्यापार मार्ग और बंदरगाहों के किनारे, क्योंकि व्यापार बंदरगाहों से भी होता है और मुख्य व्यापार मार्गों से भी होता है। ठीक है, चलिए बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां पर बाबू समुद्र के किनारे माल का आयात और निर्यात किया जाता है, माल को उतारा और लोड किया जाता है, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। आपको पता है बंदरगाह किसे कहा जाता है। 13 नंबर के सवाल पर आते हैं मुन्ना। इसमें कहा गया है मध्यकालीन व्यवस्था ने बाहरी शक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा उन्हें रोका, नियंत्रित किया और अपने में समाहित किया, अपने में समाहित कर लिया, अपने संस्कृति में ही उनको ढाल दिया। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्यकालीन जो व्यवस्था थी उसने बाहरी शक्तियों को अपने संस्कृति में ही क्या कर लिया, अपने संस्कृति में ही समाहित कर लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आधुनिक शहरों के निर्माण में निर्णायक रही। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है धार्मिक आंदोलनों का विकास, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, कृषि प्रणाली का विकास या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर 14 का हमारा होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय वाली प्रक्रिया ही आधुनिक शहरों के निर्माण में निर्णायक रही, सफल रही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। ठीक है, जिनके पास बाबू पूंजी होगा, जिनके पास पैसा होगा, वही ना गांव को शहर में बदलेंगे। आप ही बताइए। अब मान लीजिए बाबू गाँव है, गाँव में लोग रह रहे हैं कैसे, तो गाँव में लोग रह रहे हैं गरीब, गाँव में लोग निवास कर रहे हैं निर्धन वाले। तो बताइए निर्धन लोगों से गाँव कभी शहर में बदलेगा? निर्धन लोगों से गांव कभी भी नगर के रूप में चेंज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चेंज हो पाएगा। आज भी दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर केवल और केवल निर्धन लोग ही रहते हैं, और वो गांव बाबू कई साल पहले से ही निर्धन में था और आज भी निर्धन में ही वो है। यानी कि निर्धन और बाबू दरिद्र की भी, निर्धन और दरिद्र की स्थितियों से ही वहाँ उस गांव के रहने वाले जो लोग हैं बाबू वो गुजर रहे हैं। ठीक है, गरीबी की अवस्था से ही वो लोग गुजर रहे हैं। तो देखिए अगर गांव को शहर में बदलना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उस गांव में रहने वाले लोगों को पूंजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास पैसा होगा तभी क्या कर सकते हैं, गांव को नगर के रूप में बदल सकते हैं, या फिर अगर दूसरे क्षेत्र से लोग आकर उस गांव में बसेंगे और उस गांव में पूंजी लगाकर अपने पैसा लगाकर धीरे धीरे उसका विस्तार करेंगे तो वो गांव शहर के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्वरूप देंगे उसमें बाबू, स्वरूप देंगे, गांव का ढांचा अगर बदलेंगे तो गांव धीरे धीरे नगर के रूप में बदल जाएगा। दूसरे अगर क्षेत्र से लोग आएंगे तो अगर स्थानीय लोग हैं, निर्धन हैं, उनके पास पैसा नहीं है, दरिद्र हैं, ठीक है, तो उनसे बिल्कुल भी गांव शहर के रूप में चेंज नहीं हो सकता है। 15 नंबर के सवाल में आते हैं। ठीक है, 15 नंबर के सवाल में यहाँ पर आप लोगों ने समझा ना बाबू, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, इसका एक मतलब यह भी है कि देखिए आप सभी को पता है बाबू कि जैसे कि बम्बई हमारा शहर है ना, बम्बई शहर, तो बम्बई शहर में पहला सूती कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बम्बई शहर में पहला सूती का कारखाना स्थापित किया गया था। तो आप देख सकते हैं बाबू जिनके पास पूंजी था उन्होंने क्या किया, बम्बई में, बम्बई पहले क्या था, एक गाँव ही था, जिनके पास पूंजी था 1850 की बात हम बता रहे हैं, जिनके पास पूंजी था, जिस उद्योगपति के पास पैसा था उसने क्या किया, सूती कपड़ा बनाने वाला एक मिल स्थापित कर दिया। ठीक है, और मिल स्थापित हो जाने के बाद वहां पर सूती कपड़ा बनने लग गया। धीरे धीरे बाबू इसी को देखकर वहां पर मिलों की संख्या बढ़ती चली गई। एक व्यक्ति ने, एक उद्योगपति ने मिल स्थापित किया था, उसी को देखकर जो भी पूंजीपति है उन्होंने भी पूंजी लगाया और मिलों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया ताकि उनको मुनाफा हो, उनको बाबू काफी लाभ हो। और देखते 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 जो गांव वाला बम्बई शहर है वो आज महानगर में बदल गया। तो आप दोस्तों समझ चुके हैं कि औद्योगिक पूंजीवाद के उदय के कारण ही जो गांव है वो आधुनिक शहर में परिवर्तित हुए हैं। 15 नंबर सवाल में कहा गया है आधुनिक शहरों के उदय में कौन सी 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाएं प्रमुख थी। आधुनिक शहरों के उदय में कौन सी 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाएं, तो सही आंसर होगा पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और लोकतंत्र। यही 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं जो कि आधुनिक शहरों के उदय में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। आते हैं 16 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है नगरवाद किस रूप में देखा गया है।
नगरवाद किस रूप में देखा गया है? धार्मिक परंपरा के रूप में, प्राचीन परंपरा के रूप में, आधुनिक घटना के रूप में, या फिर सामंतवाद की देन के रूप में? तो 16 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक घटना के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ आसान है मुन्ना। आप देख सकते हैं बोला गया है नगरवाद किस रूप में देखा गया है, तो आधुनिक घटना के रूप में। धार्मिक परंपरा, प्राचीन परंपरा, सामंतवाद अगर लीजिएगा तो गाँव गाँव ही रह जाएगा। देखते हैं ना, गाँव में एक धार्मिक परंपरा होती है कि ये नहीं करना है, वो करना है, जो मतलब देखिए आज से 30 साल पहले, आज से 200 साल पहले कि जैसे लोग उस गांव में जी रहे थे, वैसे ही लोग अगर धार्मिक परंपरा को लेकर चलेंगे तो आज इस आधुनिक समय में भी जिएंगे। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी विचारधारा को बाबू लेकर वो जीते चले आएंगे और कुछ भी वो बदल नहीं पाएंगे, कुछ भी परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ ना कुछ परिवर्तित करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, तो कहीं ना कहीं बाबू जो गाँव होगा वो शहर रूप में चेंज हो ही जाएगा। परिवर्तन के कारण ही, ऐसा नहीं कि अस्थाई हो और परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अस्थाई तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है तो बिल्कुल भी अस्थाई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा आधुनिक घटना। आधुनिक घटना के कारण ही नगरवाद को देखा गया था। अगला है 17 नंबर में। सारा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा मैं आप लोगों को गहराई से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएं। 17 नंबर सवाल में कहा गया है खाना बदोशी जीवन की विशेषता क्या थी? खाना बदोशी जीवन की जो विशेषता है वो ये थी कि शिकार और भोजन का संकलन। खाना बदोशी जीवन में शिकार और भोजन का संकलन शामिल था, यही विशेषता थी। तो 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगले नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अस्थाई कृषि से क्या परिवर्तन आया? तो बाबू याद रखेंगे, अस्थाई कृषि से जो परिवर्तन आया वो आया था संपत्ति के जमाव वाला ना, संपत्ति के इकट्ठा वाला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संपत्ति का जमाव संभव हुआ है किससे? तो अस्थाई कृषि से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है सामाजिक विषमताएं किसके कारण उत्पन्न हुई? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 19 का हमारा हो जाएगा संपत्ति के जमाव के कारण। संपत्ति यानी कि पूंजी के जमाव के कारण ही सामाजिक विषमताएं उत्पन्न हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 20 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अत्यधिक श्रम विभाजन का मुख्य परिणाम क्या था? बताइए तो। अत्यधिक श्रम विभाजन का मुख्य परिणाम बताना है बाबू आप लोगों को। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अत्यधिक श्रम विभाजन का मुख्य परिणाम व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर के सवाल में पूछा गया है ग्रामीण जीवन किस आधार पर विकसित हुआ? बताइए बाबू, ग्रामीण जीवन किस आधार पर विकसित हुआ? तो विशिष्ट सामाजिक संगठन के आधार पर। ग्रामीण जीवन विशिष्ट सामाजिक संगठन के आधार पर विकसित हुआ था। तो राइट आंसर 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गांव और शहर में किस आधार पर भेद किया जाता है? तो याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं। गांव में बाबू जनसंख्या कम होता है, जनसंख्या बाबू एक सीमित मात्रा में होता है, जबकि अगर हम बात करें शहर का तो शहर में जनसंख्या असीमित होता है। शहर में जनसंख्या बाबू दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और साथ ही जनसंख्या जो होता है शहर में वो गाँव की तुलना में काफ़ी घनी होता है। ठीक है, काफ़ी दोस्तों बड़ा आबादी वाला होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शहर में जीवन निर्वाह करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कई प्रकार की सुविधा होती है, कई प्रकार की बाबू वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें गाँव का, तो गाँव में अपना जीवन को उपार्जन करने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए बाबू केवल और केवल कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अगर गाँव से बिलोंग करते हैं, अगर वो गाँव से हैं, तो बाबू वो अपना जीविका चलाने के लिए क्या करते होंगे? अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो कृषि पर ही आधारित होंगे, क्योंकि कृषि के आधार पर ही उनका आजीविका चल सकता है, उनका जीवन निर्वाह हो सकता है, उनके और उनके परिवार का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर के सवाल में कहा गया है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो याद रखेंगे बाबू हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक उत्पादन पर ना। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादन पर आधारित थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 24 नंबर के सवाल में कहा गया है, अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन क्यों नहीं होगा, तो देखिए बाबू, कृषि उत्पादन से ही ना औद्योगिक उत्पादन होता है। आप ही बताइए, कृषि से उत्पादित होने वाले जो वस्तुएं होंगे उन वस्तुओं से औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा, और उन कच्चे माल से क्या करेंगे बाबू, उन कच्चे माल से वो बाबू औद्योगिक उत्पादन करेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण की क्रिया कारण वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लेकर चलिएगा, औद्योगिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी 23 का राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किस प्रवृत्ति से प्रेरित थी, तो रूढ़िवादी। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो है वो प्रेरित थी उद्यमी से, रूढ़िवादी से ना जी। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था किस प्रवृत्ति से प्रेरित थी, तो उद्यमी से। उद्यमी यानी कि मेहनती लोगों से, मेहनती पुरुष से। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आज मेहनत लोगों का ही देन है, आज मेहनती लोगों का ही देन है कि आज बाबू जो गांव है वो नगर के रूप में चेंज हो पाया है। आज मेहनती लोगों का ही देन है कि आज एक से बढ़कर एक नए नए आविष्कार हो पाए हैं। आज जो भी आप बाबू यातायात के नए नए साधन देखते हैं, आज जो भी बाबू नए नए आधुनिक प्रोडक्ट देखते हैं, आधुनिक जो भी आप तकनीक देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब मेहनतें न है, ये सब बाबू क्या है, श्रम ही न है। इन लोगों ने मेहनत के कारण, इन लोगों ने श्रम के कारण क्या किया, श्रम के कारण इन्होंने एक आधुनिक स्वरूप को प्रकट किया। अगर दोस्तों हम किसी चीज़ से मेहनत निकाल दें तो वो केवल एक बेकार चीज़ रह जाएगी। वो क्या रह जाएगी, एक बेकार चीज़ रह जाएगी। जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वो मोबाइल बनाने वाला भी कोई एक व्यक्ति ही था। जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं उस मोबाइल को बनाने वाला भी कोई एक व्यक्ति ही था। अगर व्यक्ति बाबू, जो जिस व्यक्ति ने, जिस वैज्ञानिक ने मोबाइल को बनाया है, अगर बाबू वो मेहनत नहीं करता, वो रिसर्च नहीं करता, वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो इस पर खोज नहीं करता, केवल और केवल बाबू गर्लफ्रेंड में रह जाता, केवल अपना जीवन भोगो विलास और केवल खाना पीना और चाक चूक दिखाना, बस इसी में रह जाता है, तो बिल्कुल भी हम मोबाइल को आज इस युग में नहीं देख पाते। ठीक है, हमें पता भी नहीं होता कि मोबाइल नाम का कोई एक चीज़ भी होती है। हमें बिल्कुल भी बाबू पता नहीं होता कि मोबाइल कहाँ किसको जाता है। जब वो चीज़ होगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, आप ही बताइए। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने बाबू अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो जन्म तो लिया, जिस व्यक्ति ने मोबाइल बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं, मोबाइल ही नहीं, जिस व्यक्ति ने जो भी आविष्कार किया बाबू, जिस व्यक्ति ने, जिस वैज्ञानिक ने जो भी आविष्कार किया, उसका जन्म लेना बाबू सफल हो गया। क्योंकि उसने आज के जो भी युवा हैं, आज के जो व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने एक ऐसा वस्तु देकर, उन्होंने एक ऐसा बाबू वस्तु देकर गए हैं आज के लोगों को, आज के आधुनिक लोगों को ऐसे वे वस्तु देकर गए हैं जिससे कि कम समय में अधिक काम हो पाता है, और वो भी आसानी से हो पाता है, बिना किसी झंझट के। मनोरंजन भी हो पाता है, हर प्रकार की सुविधाएं आपको फ़ोन में मिल सकती हैं। ठीक है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे यातायात के साधन हैं जो कि आपको कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं। दूरी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपको कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें एरोप्लेन का, ट्रेन का, तो ट्रेन, एरोप्लेन जो भी आप देख रहे हैं, ये ऐसे यातायात के साधन हैं जो कि लंबी दूरी को भी कम समय में तय कर लेते हैं। तो इसे भी बनाने वाला कौन है, इसे भी बनाने वाला कोई एक इंसान ही है। अगर बाबू इंसान इसकी खोज नहीं करता, इसे नहीं बनाता, तो क्या आज हम ट्रेन से यात्रा कर पाते हैं, क्या आज हम एरोप्लेन से यात्रा कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जो चीज़ इस संसार में असंभव था, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर कोई चीज़ बाबू निर्मित है तो वो मेहनत का ही देन है। ठीक है, उद्यमी परिश्रम का ही देन है। परिश्रम के कारण ही दोस्तों आज आप कई प्रकार के तकनीक देख पाते हैं, कई प्रकार के तकनीक से बनने वाले वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 25 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इसके प्रभाव से ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर बढ़ी। तो याद रखेंगे, मुद्रा प्रधान गतिशील अर्थव्यवस्था के प्रभाव से, मुद्रा प्रधान गतिशील अर्थव्यवस्था के प्रभाव से ही ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर बढ़ी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें कहा गया है प्रव्रजन की प्रक्रिया किसके कारण प्रारंभ हुई? सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण। प्रव्रजन की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण प्रारंभ हुई थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर के सवाल में कहा गया है शहरों के प्रारंभिक बसने में किस वर्ग का विशेष योगदान रहा? तो याद रखेंगे इसका 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, कृषक वर्ग। शहरों के प्रारंभिक बसने में कृषक वर्ग का विशेष योगदान रहा, कृषक वर्ग का ना, क्योंकि बाबू जो शहर होते हैं वो गांव ही पहले होते हैं, गांव से ही शहर का निर्माण होता है। तो इसका मतलब यह है कि शहर बनने से पहले जो गांव होगा वो किसका होगा? वो किसानों का होगा, वो कृषक वर्ग का होगा। तो इसलिए आप कृषक वर्ग मारना, कृषक वर्ग ही आप लोग सेलेक्ट करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। शहरों के प्रारंभिक बसने में कृषक वर्ग का ही विशेष योगदान रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर के सवाल में कहा गया है शहरी व्यवस्था में प्रारंभ में किस वर्ग की उपेक्षा हुई? व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, दस्तकार वर्ग या फिर कृषक वर्ग? तो 28 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषक वर्ग। ठीक है, शहरी व्यवस्था में प्रारंभ में किस वर्ग की उपेक्षा हुई? तो कृषक वर्ग, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। 29 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है आधुनिक काल में शहरीकरण को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? तो औद्योगिकरण ने। किसने? औद्योगिकरण ने। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि औद्योगिकरण में क्या होता है कि आधुनिक वस्तुओं का निर्माण होता है, आधुनिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और आधुनिक प्रोडक्ट के निर्माण हो जाने से बाबू जो गांव होते हैं वो शहर में परिवर्तित हो जाते हैं, या फिर उस गांव को बाहर के लोग आकर क्या करते हैं? शहर के रूप में चेंज कर देते हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 30 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है औद्योगिक क्रांति के कई दशक बाद तक पश्चिमी शहर कैसे थे? आधुनिक क्रांति के कई दशक बाद तक पश्चिमी जो शहर थे वो ग्रामीण किस्म के शहर थे। कैसे थे? ग्रामीण किस्म के शहर। 30 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण किस्म के शहर। 31 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है शहरों के विकास की प्रक्रिया किस रूप में प्रारंभ हुई? शहरों के विकास की प्रक्रिया जो है वो गाँवों से प्रारंभ हुई। किससे? गाँवों से। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाँव से। कस्बा भी है ना, गाँव से छोटा कस्बा होता है जी, गाँव से छोटा कस्बा होता है। कस्बे में जो लोग होते हैं, कस्बे को टोला कहा जाता है। ठीक है, टोला का नाम आपने सुना होगा। गांव से छोटा बाबू क्या होता है? टोला होता है ना। तो टोला को ही कस्बा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर कस्बा को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, शहरों के विकास की प्रक्रिया कस्बों से प्रारंभ हुई, कस्बा से गाँव बना और गाँव से बाबू मंडी बना और मंडी से नगर बना ना, ऐसे। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कस्बों से मंडियों से, कस्बा से मंडी बनता है ना, कस्बा से मंडी और मंडी से गांव तब शहर। ठीक, ऐसे। 32 नंबर के सवाल पर आते हैं। कस्बों में निम्न में से कौन नहीं रहता था? कस्बों में निम्न में से कौन नहीं रहता था? शिल्पकार, व्यापारी, सैनिक या कृषक? तो 32 का राइट आंसर हमारा होगा बाबू कृषक। कौन? तो कृषक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। 33 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव किस आधार पर था? तो याद रखेंगे 33 का राइट आंसर हमारा होगा कर एवं अधिशेष की प्राप्ति पर। किस पर? कर एवं अधिशेष की प्राप्ति पर। कर एवं अधिशेष की प्राप्ति पर ही कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर के सवाल पर हम लोग आते हैं। 34 नंबर सवाल में कहा गया है कस्बों और शहरों की किलाबंदी किसे चिन्हित करती थी? तो याद रखेंगे यहाँ पर 34 का राइट आंसर हमारा होगा ग्रामीण क्षेत्रों से पृथकता का। किसका? ग्रामीण क्षेत्रों से पृथकता का। तो 34 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है कस्बा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर को, उसी को कस्बा कहा जाता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर होता है उसी को कस्बा कहते हैं। 36 नंबर के सवाल में कहा गया है गंज का अर्थ क्या होता है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा बाबू,
नाम सुना होगा आपने हंटरगंज, आपने नाम सुना होगा हरिहरगंज, आपने नाम सुना होगा सुल्तानगंज। तो जो गंज है उसका अर्थ क्या होता है? तो गंज का जो अर्थ होता है वो होता है बाज़ार। क्या होता है? बाज़ार, जिसमें आपको बाबू वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसी को गंज कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जब वही गंज बहुत बाबू बड़ा हो जाता है, बहुत बृहत हो जाता है, ठीक है, एक क्षेत्र में जब बहुत सारे बाज़ारें लगने लग जाती हैं तो वो बन जाता है नगर। जब एक क्षेत्र में एक ही स्थान पर बहुत सारे बाज़ारें लगनी शुरू हो जाती हैं तो उसी को बाबू नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अन्यथा हम उसे क्या समझेंगे? गंज समझेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छोटा बाजार जो होगा उसको गंज बोलेंगे, बड़ा बाजार को, बृहद बाजार को हम लोग नगर बोलेंगे। 37 नंबर के सवाल में कहा गया है गंज और कस्बा मुख्यतः किन वस्तुओं से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा, फल, सब्जी, दूध से। किससे? कपड़ा, फल, सब्जी, दूध से। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर के सवाल में कहा गया है 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तो पुराने नगर थे वो बाबू पतित हो चुके थे। पूरे पतित कहने का मतलब पुराने नगरों का अस्तित्व खत्म हो गया था और यही नगर एक नए नगर के रूप में विकसित हुए थे। औद्योगिकीकरण के कारण बाबू एक आधुनिक रूप में अपनी पहचान को प्राप्त कर पाए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है आधुनिक शहरों की विशेषता क्या थी? आधुनिक शहरों की विशेषता ये थी बाबू कि एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कार्यों के संचालन वो शहर करता था। आधुनिक शहरों की विशेषता यही होती है कि वो क्षेत्र, आधुनिक शहर वाला जो क्षेत्र है वो क्या करता है कि राजनीतिक और आर्थिक कार्यों का संचालन करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 39 का। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? 40 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इंग्लैंड में 1850 ईस्वी तक शहर कैसे थे? तो याद रखेंगे लगभग ग्रामीण किस्म के। लंदन में ना, लंदन की बात हो रहा है यहाँ पर, ब्रिटेन का। 40 का राइट आंसर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है 41 नंबर, इसमें कहा गया है लीड्स और मैनचेस्टर जैसे शहर किस कारण से प्रसिद्ध थे? तो याद रखेंगे कपड़ा मिलों के लिए। कपड़ा मिलों के लिए प्रसिद्ध थे कौन से शहर? तो लीड्स और मैनचेस्टर जैसे शहर। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 42 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मैनचेस्टर के 3/4 निवासी कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे 42 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से। मैनचेस्टर के 3/4 जो निवासी थे वो आए थे ग्रामीण क्षेत्रों से, यानी कि गांव से। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक व्यक्ति कहाँ रहता था? तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारा सही आंसर 43 का हो जाएगा लंदन। 43 का राइट आंसर क्या होगा? लंदन। लंदन में रहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 44 नंबर के सवाल में कहा गया है 1750 में लंदन की आबादी कितनी थी? तो बाबू 44 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 6,75,000। 1750 तक लंदन में आबादी कितनी थी? 6,75,000। अगर प्रश्न आएगा कि 6,75,000 आबादी लंदन में कब थी, तो आप लोग बताना 1750 ईस्वी में। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए इस तरीके से कि 6,75,000 आबादी लंदन में कब थी, तो आप लोग 1750 ईस्वी बताना ना। चलिए 45 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है 1810 से 1880 के बीच लंदन की आबादी में कैसा परिवर्तन हुआ? तो याद रखेंगे बाबू 45 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 गुना। 4 गुना हो चुकी थी। 1810 से 1880 के बीच लंदन की आबादी कैसा हो गया था? तो 4 गुना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी याद रखेंगे। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है लंदन किस चीज़ के कारण प्रवासियों को आकर्षित करता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छोटे उद्योगों और रोजगार के अवसर के कारण। छोटे उद्योगों और रोजगार के अवसर के कारण ही जो लंदन है वो प्रवासियों को आकर्षित करता है, यानी कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपनी और अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में आकर्षित करता है, समाहित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर सवाल है मुन्ना, निम्न में से कौन सा लंदन का प्रमुख उद्योग नहीं था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा धातु और इंजीनियरिंग। 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, नहीं ये था छपाई और स्टेशनरी। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बाबू, ये भी शायद था,
नहीं था बोला है। निम्न में से कौन सा लंदन का प्रमुख उद्योग नहीं था? तो कापड़ा मिल, कापड़ा मिल ना, कापड़ा मिल बिल्कुल भी प्रमुख उद्योग नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है, लंदन में फर्नीचर और लकड़ी का उद्योग किस काल में प्रमुख था? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में प्रमुख था। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे ना। 49 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन से उद्योग सटीक माप वाले उत्पादों से संबंधित हैं? तो 49 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा चिकित्सा उपकरण और घड़िया वाले बाबू उद्योग। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, है ना ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रखिएगा। 50 नंबर सवाल में आते हैं, कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में किस प्रकार के उद्योग विकसित हुए? तो याद रखेंगे बिजली और मोटर कार वाले। 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिजली और मोटर कार वाले उद्योग प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में विकसित हुए थे काफ़ी मात्रा में। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल चुका है, बी होगा। ठीक है, 51 नंबर के सवाल में आए तो कहा गया है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंदन में अधिकतर नौकरियां कहाँ केंद्रित थी? तो सही आंसर होगा कारखानों में, क्योंकि कारखाना की स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लंदन में हो चुका था, इसलिए लंदन में बाबू अधिकतर नौकरी करने के लिए लोग कारखानों में जाते थे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर के सवाल पर आए तो इसमें कहा गया है महानगर किसे कहते हैं? तो बाबू महानगर उसे कहा जाता है जो नगर किसी राज्य का या देश की राजधानी होती है, उसी को महानगर कहा जाता है। तो 52 उनका सही आंसर होगा बड़ा घनी आबादी वाला शहर जो अक्सर राजधानी होता है। ठीक है, इसी को हम लोग महानगर बोलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगर वो राजधानी नहीं भी है बाबू, अगर राजधानी नहीं भी है और बहुत ही बड़ा बाबू वो नगर है, बहुत ही विशाल नगर है, उस विशाल नगर में कई नगर समा जाएंगे, वो बहुत ही घनी आबादी वाला नगर है, तो उसे हम महानगर कह सकते हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा बम्बई, ठीक है, जैसे कि हमारा हो जाएगा बेंगलोर, ये सभी महानगर हैं। जैसे कि दिल्ली महानगर है। तो राइट आंसर मुन्ना 52 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ना। राजधानी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, अगर घनी आबादी वाला है, हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। देश विदेश से भी लोग अगर वहाँ पर आते हैं व्यापार करने के लिए या फिर चिकित्सा संबंधी इलाज करवाने के लिए या बाबू कई प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, तो आप उसे महानगर बोल सकते हैं। ठीक है, 53 नंबर के सवाल में आए मुन्ना तो इसमें कहा गया है 19वीं शताब्दी का लंदन किस प्रकार के लोगों से भरा हुआ था? तो याद रखेंगे 53 का सही आंसर हो जाएगा विभिन्न वर्गों के लोग से। किससे? विभिन्न वर्गों के लोग से। विभिन्न वर्गों के लोग से 19वीं शताब्दी तक का लंदन बाबू भरा पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन लंदन के लोगों में नहीं था? तो याद रखेंगे बाबू 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंजीनियर। इंजीनियर बिल्कुल भी लंदन के लोगों में नहीं था। लंदन के लोगों में दुकानदार थे, सैनिक थे, भिखारी थे, लेकिन इंजीनियर बिल्कुल भी उस समय नहीं थे। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सारे आपके चैप्टर से संबंधित ही प्रश्न हैं, आप लोग बाबू देखते रहिए और उनके उत्तर को याद करते चलिए। 55 नंबर सवाल में पूछा गया है 19वीं शताब्दी का लंदन निम्न में से किसका उदाहरण है? 19वीं शताब्दी का लंदन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विविध वर्गों से बना शहरी समाज का। 55 का राइट आंसर मुन्ना होगा ऑप्शन नंबर सी, विविध यानी कि विभिन्न प्रकार के वर्गों से बना शहरी समाज वाला उदाहरण है कौन? तो 19वीं सदी का लंदन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है लंदन में नवागंतुक प्रवासियों के लिए किस प्रकार के आवास बनने लगे थे? तो सस्ते और असुरक्षित जो आवास थे वो बनने लग चुके थे, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि बाबू वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं होता था। अगर शौच करना है तो शौच के लिए शौचालय नहीं थे, पानी पीना है तो पानी के लिए बिल्कुल भी नलकूप या कल नहीं थे, और साथ ही अगर सोना है तो सोने के लिए बिल्कुल भी बिस्तर और चौकी उकी नहीं थे। ठीक है, असुरक्षित है बाबू वो मकान थे, कब ढह जाएंगे कब टूट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो लंदन में जो भी नए नए बाबू प्रवासी आते थे उनके लिए जो आवास बनने लगे थे वो थे सस्ते और असुरक्षित। तो 56 का करेक्ट आंसर मुन्ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 57 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है टेनेमेंटस किसे कहा जाता है? टेनेमेंटस कहा जाता है काम चलाऊ और भीड़ भाड़ वाले अपार्टमेंट को कहा जाता है ना। जो काम चलाऊ हो और काफ़ी भीड़ वाला अपार्टमेंट हो उसी को कहा जाता है टेनेमेंट्स। तो राइट आंसर ऑफ बाबू हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 57 का। 58 नंबर के सवाल पर आए
तो इसमें मुन्ना आप लोगों से कहा गया है टेनेमेंट्स किस प्रकार के इलाकों में अधिक पाए जाते थे। तो याद रखेंगे बड़े शहरों के गरीब इलाकों में। कहाँ पर? बड़े शहरों के गरीबी इलाकों में, जैसे कि मुंबई का धारावी हो जाएगा, ठीक है। धारावी में भी बाबू बहुत सारे गरीब, बहुत सारे निर्धन वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? तो मुंबई के धारावी में। मुंबई के धारावी में बहुत सारे गरीब वर्ग के लोग, बहुत सारे निर्धन दरिद्र वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं, भिखारी वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ जो मकाने हैं वो बहुत ही बाबू असुरक्षित है, बहुत ही कमज़ोर मकान है, और उन मकानों में बिल्कुल भी सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। अरे सभी प्रकार की सुविधाएं छोड़ दीजिए, जो मूलभूत सुविधाएं होती है मानव की, इंसान की, वो सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपको आराम से बाबू गंदगी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आराम से आपको अशुद्धियाँ देखने को मिल जाएगा, अशुद्धि, गंदगी, वहाँ पर गंदा पानी आपको बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है। कहाँ पर? तो धारावी में। और पता नहीं हमारे भारत देश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर बाबू ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसे सुधारने का जो अधिकार है वो किसको है? तो वो है बाबू वहाँ के स्थानीय जनता और सरकार का ना। 59 नंबर के सवाल में आए तो कहा गया है मुन्ना इसमें स्ट्रेंजर्स होम किसके लिए बनाए गए थे। स्ट्रेंजर्स होम किसके लिए बनाए गए थे? तो याद रखेंगे प्रवासी मजदूरों के लिए। 59 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी की डी होगा, डी होगा जी, अजनबियों और गरीबों के लिए स्ट्रेंजर्स होम बनवाए गए थे, अजनबियों और गरीबों के लिए। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो मकान कमजोर थे, असुरक्षित हैं, उन मकानों के स्थान पर ही लंदन में स्ट्रेंजर्स घर बनाए गए थे, और ये घर बनाए गए थे अजनबी और गरीबों के लिए ही, प्रवासियों के लिए ही, प्रवासी और निर्धन वर्ग के लोगों के लिए ही। 60 नंबर सवाल में कहा गया है मुन्ना रैन बसेरे किस माध्यम नहीं है, मौसम है, रैन बसेरे किस मौसम में विशेष रूप से खोले जाते थे। तो याद रखेंगे बाबू गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में कि हर मौसम में। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू जाड़ों में, जाड़ों में, क्योंकि जाड़ा में बाबू जो ज़मीन होता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और प्रवासियों को रहने में काफ़ी बाबू मुश्किल हो सकती है, इसलिए जो रैन बसेरे हैं वो जाड़ों के मौसम में विशेष रूप से खोले जाते थे ताकि प्रवासियों को सुविधा प्रदान हो सके, उन्हें सहायता मिल सके रहने में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 नंबर के सवाल में कहा गया है रैन बसेरों में लोग क्या पाने की आशा रखते थे। तो याद रखेंगे भोजन, गर्माहट और आसरा। आसरा कहने का मतलब रहने का एक सहारा। तो सही आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर के सवाल में आए तो कहा गया है लंदन किस प्रकार का शहर था। तो लंदन जो था वो था मनीषियों और धनी लोगों का, पर साथ ही गरीबों का भी। कौन? तो लंदन शहर। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सी होगा। लंदन किस प्रकार का शहर था? गरीबों का भी। हाँ यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है लंदन के कौन से वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता और संतुष्टि प्राप्त थी। तो याद रखेंगे सामाजिक व आर्थिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग। सामाजिक और आर्थिक रूप से जिन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था उन्हीं वर्गों के लोग पूर्ण स्वतंत्र और संतुष्टि प्राप्त कर पाते थे। कहाँ पर? तो लंदन में, ठीक है। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्हीं वर्ग के लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता और संतुष्टि प्राप्त थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको तो पता ही है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास बाबू पूंजी होता है, जिनके पास बहुत सारा बाबू उनके पास सुविधाएं होती है, उन्हीं का राज होता है। 64 नंबर सवाल में कहा गया है शहर का जीवन किस प्रकार की छवि प्रस्तुत करता था। तो याद रखेंगे बाबू शहर का जो जीवन है वो जो छवि प्रस्तुत करता था वो छवि था कैसा? वो छवि था विरोधाभासी, यानी कि हर एक लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर क्या करते थे? जलते थे। शहर में यही होता है, शहर में एक लोग दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, यानी कि विरोध करते हैं। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ पर? तो शहर में। 65 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्न में से कौन सी परस्पर विरोधी स्थितियाँ शहर में विद्यमान थी। विरोधी स्थितियाँ शहर में विद्यमान थी, कौन सी परस्पर विरोधी स्थितियाँ शहर में विद्यमान थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 65 का बाबू अवसर और निराशा की। किसका? अवसर और निराशा की। 65 का राइट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा नहीं है कि शहर में केवल अवसर है, नहीं, अवसर है तो बाबू निराशा भी है, रोजी है तो बाबू बेरोजगार भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शहर में हर प्रकार की सुविधाएं ही आपको देखने को मिलेगा। आते हैं 66 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है मुन्ना, किस वर्ग को लंदन में रहने के लिए असुरक्षित आवास मिलते थे? तो याद रखेंगे बाबू, सही आंसर होगा प्रवासी मजदूर को। किसको? प्रवासी मजदूर को। जो मजदूर काम करने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए लंदन में आते थे दूसरे क्षेत्रों से, उन मजदूरों को रहने के लिए ही असुरक्षित और कमजोर आवास मिलते थे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती थी। तो राइट आंसर 66 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है, दी इलस्ट्रेटेड न्यूज का सन क्या था जिसमें स्ट्रेंजर्स होम का चित्रण किया गया था? आपको बाबू उस वर्ष को बताना है जिस वर्ष में स्ट्रेंजर्स होम का चित्रण किया गया था। तो राइट आंसर 67 का हो जाएगा हमारा 1870। क्या बाबू? 1870। ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा हमारा ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे 1870 में ही स्ट्रेंजर्स होम का चित्रण किया गया था, और उसके बाद स्ट्रेंजर्स होम में प्रवासी मजदूर और जो बाबू प्रवासी लोग हैं उनके लिए बनाया गया भी था। 68 नंबर के सवाल में कहा गया है, प्रवासियों की संख्या में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा? प्रवासियों की संख्या में वृद्धि का यह प्रभाव पड़ा कि सस्ते और भीड़ भाड़ भरे आवास बने। तो 68 का राइट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उन प्रवासियों को रहने के लिए ही, उन मजदूरों को रहने के लिए ही सस्ते और भीड़ भरे आवास बने थे, भीड़ भाड़ वाले आवास बने थे। 69 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शहर का जीवन एक समान होता है? बिल्कुल भी सही नहीं है, असमान होता है। शहरों में केवल अमीर लोग रहते हैं? बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। अमीर के साथ गरीब भी रहते हैं। शहरों में अवसर और निराशा दोनों साथ चलते हैं, ये राइट आंसर होगा। शहरों में अवसर और निराशा दोनों साथ चलते हैं। अवसर है तो निराशा भी, खुशी है तो दुख भी, ठीक है। रोगी है तो बाबू निरोग भी। तो राइट आंसर बाबू सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। 70 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन से यथार्थ लंदन के संदर्भ में सही है? लंदन के संदर्भ में सही कौन सा कथन है जी? यह पूरी तरह सुखमय था? बिल्कुल नहीं, 70 का ये तो नहीं होगा, गलत होगा। यह केवल उद्योगों के लिए जाना जाता था? तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें गरीबी और समृद्धि दोनों मौजूद थी? तो हाँ, यही राइट आंसर होगा। लंदन में गरीबी और समृद्धि दोनों मौजूद थी। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि बाबू जब भी मतलब लोग काम करते थे कारखाने में, फैक्ट्री में जब काम करते थे तो उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलती थी, और जो प्रवासी मजदूर होते थे जो अपना घर द्वार, अपना क्षेत्र, अपना गांव छोड़कर लंदन में आते थे काम करने के लिए, तो बाबू उन्हें बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं मिलता था, और साथ ही उन्हें वेतन भी बहुत कम मिलता था। खाने के लिए बाबू उन्हें भोजन भी कम मिलता था, भोजन मिलता भी नहीं था। उन्हें जो भी वेतन मिलता था उस वेतन में ही उन्हें अपना भोजन बाबू जुटाना रहता था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे ना। 71 नंबर के सवाल में आते हैं, कहा गया है, लंदन में अपराधों की वृद्धि का कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हमारा 71 का ऑप्शन नंबर है, सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट। जिनके पास बाबू बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, वही ना अपराध करेंगे। जो बिल्कुल भी अशिक्षित हैं, जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास नैतिकता का कोई भी ज्ञान नहीं है, वही ना अपराध करेंगे। तो लंदन में अपराधों की वृद्धि का बाबू मुख्य जो कारण था वो था सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट। जिस क्षेत्र में सामाजिक नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाएगी उस क्षेत्र में अपराध बढ़ जाएगा, लोग अपराध करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए बाबू शिक्षा दिया जाता है, इसीलिए शिक्षा का प्रसार किया जाता है, ताकि जो आज के बच्चे हैं वो कल के अपराधी ना बने, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के अपराधी बनते हैं अपराध करके। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 72 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, डेविड थॉमसन के अनुसार औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो सही आंसर होगा सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव। सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव ही था डेविड थॉमसन के अनुसार औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव। तो 72 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी ना।
यहाँ पर अगर अगला जो क्वेश्चन इसमें चलें तो इसमें कहा गया है 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कितने अपराधी थे, तो याद रखेंगे बाबू 25,000। 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में टोटल अपराधियों की जो संख्या थी वो थी 25 नहीं था, 20,000 था, 20,000 ना, 20,000 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है मुन्ना, हेनरी मेह्यू के अनुसार क्या था। हेनरी मेह्यू के अनुसार बाबू जो था वो ये था कि अपराधों से आजीविका चलाने वाले लोग थे। लंदन में अधिकतर अपराधों से आजीविका चलाने वाले लोग थे, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। ये किसके अनुसार था, तो हेनरी मेह्यू के अनुसार। ये एक सामाजिक विचारधारा वाले बाबू वैज्ञानिक थे ना, समाज शास्त्री थे, याद रखेंगे। 75 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 1861 की जनगणना ने किसका विवरण दिया था। 1861 की जनगणना ने किसका विवरण दिया था, तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 75 का हमारा अपराधों से आजीविका चलाने वाले लोगों का। यहाँ पर ये तो इसमें ऑप्शन नहीं है। 75 का जानते हैं, सही आंसर हो जाएगा ये वाला होगा, घरेलू नौकरों की संख्या में वृद्धि। 1861 की जो जनगणना हुई थी लंदन में, उस जनगणना के अनुसार जो विवरण प्राप्त हुआ था, उस विवरण से यह पता चला था कि घरेलू नौकरों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना। घरेलू नौकरों की संख्या में काफ़ी दोस्तों वृद्धि हो चुकी थी, काफ़ी दोस्तों संख्या में वृद्धि हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था। 76 नंबर सवाल है, 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून ने किसको बाहर किया, तो याद रखेंगे बाल मजदूरों को औद्योगिक कामों से। किसको, बाल मजदूरों को औद्योगिक कामों से बाहर किया था 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून ने। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 77 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है शहरों में सीमित रोजगार क्या पैदा कर रहा था, तो याद करेंगे बाबू यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ना। 77 का सही आंसर हो जाएगा निर्धन वर्ग का निर्माण। शहरों में सीमित रोजगार निर्धन वर्ग के लोगों का निर्माण कर रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं था। 78 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू यहाँ पर शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए थे, तो याद रखेंगे यहाँ पर सही आंसर 78 का हमारा हो जाएगा मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई। ठीक है, जिन मजदूरों के बाबू घर कमजोर थे, जिनके आवास अच्छे नहीं थे, जिनके आवास में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कोई सुविधा नहीं थे, वे सुविधा बाबू घर देकर, आवास देकर पूरा किया गया था। मजदूरों के बाबू जीवन में कुछ सुधार लाया गया था, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मजदूर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री भी नहीं चलेंगी, कारखाने भी नहीं चलेंगे, और साथ ही बाबू जितने भी उद्योग होंगे, औद्योगिकरण वाले जितने भी उद्योग होंगे, वो सब के सब बंद हो जाएंगे। बिना मजदूर के कोई भी व्यापार, कोई भी मजदूर से संबंधित जो उद्योग होगा वो नहीं चल पाएगा ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, याद रखेंगे। आते हैं 79 नंबर के सवाल में। कहा गया है एक कमरे वाले मकानों को जन स्वास्थ्य के लिए क्या खतरा माना गया, तो असुरक्षित वातावरण। ठीक है, असुरक्षित वातावरण वाला खतरा माना गया था। तो 79 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा हमारा, सभी विकल्प सही है, अव्यवस्थित रहन सहन गरीबी, ये तीनों होगा जी, ये तीनों, यानी कि सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी, एक कमरे वाले मकानों को जन स्वास्थ्य के लिए बाबू गरीबी भी माना गया था, असुरक्षित वातावरण भी माना गया था, और साथ ही अव्यवस्थित रहन सहन वाला भी माना गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी प्रकार के खतरा। तो करेक्ट आंसर डी आप लोग समझ कर रखना। 80 नंबर सवाल है बाबू, मजदूरों के लिए आवासीय योजनाओं के शुरू होने का उद्देश्य क्या था, तो सही आंसर होगा सामाजिक उथल पुथल की आशंका को दूर करना। मजदूरों के लिए जो नया आवास योजना शुरू की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था मुन्ना सामाजिक उथल पुथल की आशंका को दूर करना, मजदूरों की असंतुष्टता को दूर करना, उनके असंतोष को संतोष में बदलना। तो सही आंसर 80 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाबू मैंने इस वीडियो में आप लोगों को शहर एवं शहरीकरण से संबंधित 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। मुझे पता है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर बाबू आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक पार्ट 2 वाले नए वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।